सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जौहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 2022 का आप लोगों का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा। सो वही क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ और साथ ही साथ जनवी पाठशाला का कोर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जाकर के परचेज कर सकते हो। और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको पूरा सटीक तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराऊंगा। पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसा आपको लोगों के लिए करता हो। और इतना ही नहीं, आप बोलोगे तो मेरे पास और भी प्रीवियस ईयर वगैरह है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप देख लो, काफ़ी अच्छे हैं। ये पूरा सटीक एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर ही ला देता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन पेपर भी एकदम बेहतरीन तरीके से देख लो, और जो भी डाउट वगैरह होगा क्वेश्चन सॉल्व मैं कराऊंगा। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते रहूँगा, यानी ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बताऊँगा तो सिर्फ वही क्वेश्चन, उसके साथ आपको इतने सारे क्वेश्चन और बता दूंगा कि वो किस चैप्टर से है, इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सभी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को तो आप जरूर से ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए एकदम रामबाण तरीका साबित होने वाला है। और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, जनवी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप बोलोगे तो और भी जो प्रीवियस ईयर मेरे पास हैं उन सभी को भी मैं सॉल्व करा दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हिंदी को सॉल्व करेंगे, तो हिंदी वगैरह भी आप देख लो। यहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से बताता रहूँगा और सॉल्व कराता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो हमारा पहला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ये लगभग हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन समझ जाओ कि एक वर्ड दिया रहेगा, एक शब्द दिया रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, और उसमें बोल देगा कि कौन सा सही लिखा गया। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पे 4 लिखा गया है, जैसे अधिनियम है, तो अधिनियम ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो कि सही लिखा गया है। क्योंकि अधिनियम में क्या होता है कि हमारा जो अधिनियम लिखने का जो तरीका होता है, वहाँ पे धी में भी छोटी ई की मात्रा है और नियम में भी, मतलब न में भी छोटी ई की मात्रा है, तो दोनों में छोटी ही छोटी रहता है, तो हो जाएगा। खैर, इस टाइप के जो सवाल है ये एकदम मतलब फेवरेट है नवोदय का क्लास 9 का। समझ जाओ कि 1 नंबर आपके पक्का यहाँ से बन जाएंगे। जनवी पाठशाला का कोर्स आप डायरेक्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर के रोजर पे भी खरीद सकते हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई आ रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष न मान करके पूछने वाले को ही दोषी बता दिया जाता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो 2 क्वेश्चन है ये हर बार आता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो लोकपंक्तियों का प्रयोग वाला सवाल है, या लोकपंक्तियों का प्रयोग दिया रहेगा या उसका प्रयोग न दे करके लोकपंक्तियाँ दिया रहेगा, फिर उसका प्रयोग से क्वेश्चन पूछ देगा। इस बार का हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 2021 वगैरह का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, उसको भी करा दूंगा। 2018 का भी है, 16 का भी है। इस टाइप के बहुत सारे प्रीवियस ईयर हैं, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो 2022 का प्रीवियस ईयर है। तो और भी चीज़ें मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे लोग तो। खैर, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे और 9 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अब वो देखा, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बोला गया जब अपराधी किसी गलत काम को करके अपना दोष न मान करके दूसरे वाले को दोषी बता दे। तो आपको पता ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये डेली बेसिस पे हम लोग यूज भी करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लो, यहाँ पे दूसरे के बाद से मैं 9 डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। आपके 2 नंबर एकदम पक्का आएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इतने ऊँचे पद पर पहुँचना ... नहीं है, यानी क्या नहीं है, आसान नहीं है इतने ऊँचे पद पे पहुंचना। अब आसान के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे होगा, वाक्य को पूरा करना है। अब यहाँ पे एक को आप चाहो तो भीड़ करके देख लो कि उतने ऊंचे पद पे पहुंचना ईद का चांद नहीं है, गड़बड़ लग रहा है। आपको ऐसे भी पता है कि बाएं हाथ का खेल जो होता है इसका मतलब होता है आसान, यानी आप डेली बेसिस पे भी यूज करते होगी कि मतलब ये काम तो मैं यूं चुटकी बजा करके कर दूंगा, बाएं हाथ से कर दूंगा, मतलब बाएं हाथ का खेल है ये मेरे, तो बाएं हाथ का खेल यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब वैसे ही अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह जो है इधर से देखो। अब ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सटीक तरीके से आप ध्यान में रखो। ये ग वर्ण का उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान वाले से एक सवाल फिक्स है, मतलब ये पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ पूरा क से लेकर के म तक, किसका कौन सा उच्चारण स्थान है ये पूरा आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको खुद उस समय ध्यान आएगा कि शिवम भैया एकदम सही बोले थे और वही क्वेश्चन हम लोग से आया है। वैसे ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो यहाँ पे कंठ हो जाएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ बता दूँ, ये सभी चीज़ें सिर्फ आपको शिवम भैया ही बता सकते हैं। देखो
अगर आपको ये सभी चीज़ें पहचानने में दिक्कत होती है, अभी तक आप पढ़े वो भूल जाते हो, अभी क्या करो, जाओ यूट्यूब पे जा करके उच्चारण स्थान शॉर्टकट ट्रिक ऐसे सर्च कर लो। कोई भी यूट्यूब पे 4-5 मिनट का वीडियो देखना किसी यूट्यूबर का, 2x पे लगा लेना, जल्दी जल्दी निपट जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी यूट्यूबर एकदम शॉर्टकट आपको 4-5 मिनट में एकदम निपटा देगा, शॉर्टकट तरीका बता देगा। आप एग्जाम में जाओगे शॉर्टकट तरीके से काफ़ी आसानी से बता दोगे। हर एक चीज़ों को एकदम डीपली वगैरह अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो शॉर्टकट खेला जा सकता है। खैर यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या है। सो यहाँ पे देखो, चिड़िया का जो बहुवचन होता है, चिड़िया का बहुवचन लिखना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे बस आपको ऊपर चंद्रबिंदु लगा देना होता है, चंद्रबिंदु लगा दीजिएगा तो आपका चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा। अब इन सारे ऑप्शनों में आप देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही चिड़िया में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। खैर इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक बार एकवचन बहुवचन का पूरा लिस्ट, एक बार आपके पास कोई भी बुक होगा ग्रामर वगैरह का तो उसको आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो विशेषण से क्वेश्चन तो फिक्स है, विशेषण के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि रूप, रंग या आकार बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। 1 नंबर विशेषण से आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, तो ये एकदम गांठ बांध लो और विशेषण पढ़ लेना अच्छे से, विशेषण के टाइप वगैरह, विशेषण पहचानना, ये सभी चीज़ें। तो रंग, रूप, आकार बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे देखो बात क्या है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक बार भूल गया था, मतलब आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो दोबारा आवाज़ रिकॉर्ड किया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, ये किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त और मिश्र 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य के जो भेद होते हैं, और ये लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना और इसमें पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य तो जो सामान्य वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में जिसमें और लगाया जाता है, यानी दोनों जो वाक्य होंगे दोनों स्वतंत्र होंगे, यानी मतलब उन दोनों वाक्यों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। और वही मिश्र वाक्य जो होते हैं उसमें मतलब जो, जब भी, जिसमें, तब, कब, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ना, कि जब तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, जब, कब, जब, कभी, जिसमें, जो, ये सभी जो भी वर्ड आते हैं इसमें जो भी आ जाए तो समझ जाना कि मिश्र वाक्य है। तो इसमें जैसे जिसमें आया है तो ऐसे ही मिश्र वाक्य हो गया। या यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, मतलब मैं उस मकान में रहता हूँ। ये जो वाक्य आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, तो ऐसे ही आपको पता लग जाएगा देख करके भी। तो खैर अब थोड़ा सा हम नीचे की ओर चले, तो नीचे हमारा जो क्वेश्चन है, सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया है कि नीचे एक वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक में अशुद्धियाँ है उसको बताना। इस टाइप के भी क्वेश्चंस लगभग पूछ लिए जाते हैं, मतलब सेंटेंस लिखा रहेगा, अंडरलाइन करके दिया रहेगा, उसमें से आपको अशुद्धियाँ बतानी रहेंगी। खैर इस टाइप में कई बार कई तरीक़ों से अलग अलग टाइप से पूछा जाता है अशुद्धियाँ बताने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा, ये जो वर्ड है आपको पढ़ने में भी ऐसे ही गड़बड़ लग रहा होगा, क्योंकि जनरली हिंदी में ये शुद्ध उच्चारण जब हम करते हैं तो चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं किया, ये होना चाहिए, तो नहीं करा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेसिक सवाल आते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब नीचे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। तो वायु को जो पर्यायवाची होते हैं, एक तो पवन होता है और एक हमारा, सो प्यारे बच्चों पवन और अनिल जो है यहाँ पे वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो जो पर्यायवाची होता है, अब 1 नंबर का पर्यायवाची और 1 नंबर का विलोमानत तय है। अब वो कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो अब इसमें मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा विलोम पर्यायवाची पढ़ो, लेकिन हाँ समानता आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नस्वर का विलोम पूछा गया और इसके नीचे ही आपने देखा था कि अभी वायु का पर्यायवाची पूछा गया था, तो नस्वर का विलोम जो होगा ये अनस्वर हो जाएगा। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो अब हम हिंदी के लगभग आखिरी फेज में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये चारों क्वेश्चन जो है हमको बताना है, ये अनुच्छेद को पढ़ करके और फिर उसके अनुसार हमको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बाबू टाइप का अनुच्छेद दिया रहता है और उससे एकदम बेसिक सब पूछा गया रहता है। अब अनुच्छेद सॉल्व करते समय कई बच्चे क्या होता है कि अनुच्छेद पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे, नहीं। देखिए हमारी एक बहुत फेवरेट मैडम जी हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका बहुत अच्छा तरीका है। वो बताती हैं कि मतलब कभी भी ऐसे सॉल्व करते समय पैसेज को आप पहले पैसेज को ना पढ़ो, आप पहले क्या करो कि ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर आप लोग का दिया रहता है, पहले क्वेश्चन आंसर 2-3 बार पढ़ लो। 2-3 बार आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब जितना जल्दी हो सके 2-3 बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लो और उसके बाद से जाओ पैसेज पढ़ते समय। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आंसर आप पढ़ करके जब पैसेज पे जाओगे ना,
तो आपके दिमाग में सारे के सारे जो ये प्रश्न हैं वो घूमते रहेंगे। तो जैसे ही जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपके पास आइडिया लग जाएगा कि हाँ अभी ये प्रश्न मैंने पढ़ा था, उसका आंसर यहाँ पे है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लोगे। ऐसे ही कर करके पैसेज पढ़ते रहोगे तो उसमें अंडरलाइन करते रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। खैर यहाँ पे ये जो पैसेज है यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि देखो जैसे यहाँ पे जीवन में परिश्रम आवश्यक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लो कि जीवन में परिश्रम आवश्यक है आरामदायक जीवन जीने के लिए, धर्म निर्जित करने के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही मनुष्य का धर्म है पूजा पाठ करना, दूसरों को परास्त करना, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे देखो जीवन में परिश्रम आवश्यक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही आप देखोगे कि उसका आंसर दिया हुआ है कि जीवन में सफलता पाने के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है। तो पट से ऑप्शन नंबर डी हमारा सफलता प्राप्त करने के लिए हो गया। मतलब आप देख रहे हो, मतलब अगर आप प्रश्न पढ़ करके फिर पैसेज पढ़ोगे तो कितनी जल्दी जल्दी आपको यूं ही आंसर मिल जाएंगे। मनुष्य का धर्म है, यहाँ पे आप देखोगे इसको भी जैसे ही आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ लोगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास से सफल नहीं होते हैं, अभ्यास करते हैं, मनुष्य का धर्म होना चाहिए। अब देखो मनुष्य का धर्म होते हैं रहना चाहिए, यहाँ पे थर्ड लाइन में आप देखोगे दूसरे लाइन में ही अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अभ्यास करते रहना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो वैसे ही चलो प्यारे बच्चों हम थोड़ा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है सब्र का फल मीठा, श्रम का फल सदैव मीठा होता है। खैर ये तो कहावत भी है कि मीठा हमेशा मीठा होता है, यहाँ पे श्रम का फल सदैव मीठा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। खैर वहाँ पे ऊपर दिया भी गया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि अनमोल के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। अब यहाँ पे फिर से एक पर्यायवाची से हमसे शब्द पूछा गया है। अब अनमोल का मतलब आप चाहो तो ऐसे देख करके भी बता सकते हो, जो चीज़ें थोड़ा मूल्यवान हो, महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो तो हमारा ऐसे भी मूल्यवान हो जाएगा। लेकिन आप चाहोगे तो वहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने ऊपर हाईलाइट किया है गद्यांश में कि मूल्यवान की कुंजी है यहाँ पे, वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है हमारा मूल्यवान शब्द। तो आप ये अनुच्छेद के हिसाब से यहाँ पे पूछना लोग कुशल कहाँ बनते हैं, आप यहाँ पे ऊपर ही देख सकते थे। अभी मैंने कुछ देर पहले जब पद्यांश पढ़ा था तो यहाँ पे लिखा था कि सभी इस संसार में आकर के कुशल बनते हैं। आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि सभी संसार में आकर के कुशल बनते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा उसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जो लोग होते हैं वो आकर के संसार में रहते हैं, कुशल बनते हैं। तो ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश में हमारे 15 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के 15 क्वेश्चन मैंने काफ़ी तेज़ी से आपको सॉल्व करा दिए। साथ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर से किस किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पक्का कंफर्म है उस टाइप की चीज़ें भी मैंने बता दें। और इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया है आपके पैसे से रिलेटेड रहेगा। इसमें क्या रहता है कि आपको वर्ब भरना रहेगा, मॉडल भरना रहेगा, प्रीपोजिशन भरना रहेगा, टेंसेस भरना रहेगा, कई बार इज, एम, आर, हैज, हैव यहाँ पे ये भरना रहेगा, या आर्टिकल भरना रहता है यानी ए एंड द भरना रहता है। इस टाइप के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे भरनी रहती हैं। तो ये बहुत आसान होता है, मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती होगी, अगर आप रीडिंग वगैरह अच्छे से लगाते होगे, आपको टेंसेस वगैरह पढ़े होगे, आपको सेंटेंस बनाना वगैरह आता होगा, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें आती होंगी तो आप काफ़ी ईजिली इसको कर ले जाओगे। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि रणथंभौर नेशनल पार्क वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे लिखा गया है एक नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है और सारे क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इज सिचुएटेड और सवाई माधोपुर इन राजस्थान डॉट मतलब बीच में है, और वहाँ पे हमसे पूछा गया। और यहाँ पे थोड़ा सा कम जूम मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो। अब सबको एक चाहो तो आप भर करके देख सकते हो चारों ऑप्शंस को कि इज सिचुएटेड नियर सवाई माधोपुर इन राजस्थान, इज सिचुएटेड बिसाइड मतलब बगल में सवाई माधोपुर इन राजस्थान, अवे सवाई माधोपुर इन राजस्थान, फॉर सवाई राजस्थान। यहाँ पे देखो किसी भी चीज़ का जब हम लोकेशन बताते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरा जो घर है इस दुकान के पास है, आप यहीं पे आ जाइए, यानी पास के लिए यूज किया जाता है, नियर के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखो अवे और फॉर जो होता है इसका मतलब होता है दूर, यानी किसी चीज़ को दूर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नेशनल पार्क जो है वो सवाई माधोपुर से दूर है, ऐसा तो कभी भी नहीं एड्रेस बताया जाएगा, तो इसलिए हमारा ये दोनों गलत हो जाएंगे। और बिसाइड मतलब बगल में ही है, ऐसा भी कई बार हम नहीं बताते हैं, मतलब इंग्लिश के टर्म में कि इसके नज़दीक है, नियर है, ये ज़्यादा सटीक होता है। बगल मतलब कि जस्ट उसके बगल में ही है, इस टाइप से, तो ये हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पे देखो लिखा गया है इट इज़ वन ऑफ द। अब आपको पता ही है द का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब द आ गया यानी वो सबसे हाईएस्ट, जहाँ पे EST जिसके लास्ट में लगा रहता है उसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गुड, बेटर और नाइस जो है ये गड़बड़ हो जाएगा और हमारा बेस्ट सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इट इज़ वन ऑफ द, जहाँ भी द आ गया तो आप समझ जाओ कि सुप्रीम चीज़ों के बारे में बात करना है, जिसके लास्ट में EST लगा हो उसको आपको बताना है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रणथंभौर
यूज टू बी अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिली इन द पास्ट। ये डिस्क्रिप्शन दिया फिर यहाँ पे टुडे इट इज़ द मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अट्रैक्शन। अब यहाँ पे अमॉन्ग्स्ट सम ऑफ इट्स अदर अट्रैक्शन, अब यहाँ पे डॉट 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 और द इम्पोसिस 10th सेंचुरी। यहाँ पे अमॉन्ग्स्ट सम ऑफ इट्स अदर अट्रैक्शंस, आप यहाँ पे देखो अदर अट्रैक्शंस, अदर अट्रैक्शंस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया ये हमारा प्लूरल में किया गया है, यानी बहुवचन में किया गया है। और इंग्लिश में कोई भी चीज़ जब प्लूरल में यूज की जाती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम जब भी वर्ब भरते हैं तो पास वाले को ही सब्जेक्ट मानते हैं, मतलब पास वाले सब्जेक्ट के ही हिसाब से हम कोई भी वर्ब भरते हैं। और यहाँ पे देखो जितना का जितना हमारा ये पूरा का पूरा होल हमारा जो पैराग्राफ था ये हमको ऊपर से आप देख सकते थे कि ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट में दिया था, यानी सब जगह ईज वगैरह का यूज किया गया था। तो आप यहाँ पे कहीं भी वाज और वर नहीं लगाओगे, वाज वर हमारा गलती हो जाएगा। और जैसे ही आप वर्ब भरोगे, हेल्पिंग वर्ब भरते समय आप हमेशा याद रखना कि अदर्स अट्रैक्शन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। और यहाँ पे अदर्स अट्रैक्शंस जो है वो क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भरा जाएगा वो प्लूरल के जैसा ही भरा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आर भरा जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थोड़ी सी खासियत है, मैंने सोचा कि वो आपको बता दूँ क्योंकि कई बार ऐसे भरने के लिए दे देता है। वैसे भी अदर अट्रैक्शंस था तो यहाँ पे आर या वर आप लगाते, और यहाँ पे वर हमारा होगा नहीं क्योंकि वो हमारा पास्ट में दिया हुआ है, तो आर हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हमसे देखो पूछा गया है कि नीचे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमको भरना है क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वाट, हुम, हु, विच दिया करके यहाँ पे रणथंबोर फोर्ट ऑन द हिल टॉप एंड द गणेश मंदिर आल्सो इन द पार्क इज लेक कॉल्ड पद्म तालाब लेक। यहाँ पे पद्म तालाब लेक के बारे में बोला गया है। और डॉट 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 इज नोन फॉर इट्स एबुडेंस ऑफ वाटर लिलीज। अब यहाँ पे वाटर लिलीज, यहाँ पे कुछ टाइप के फ्लावर होते हैं, उसके बारे में बोला गया है कि जो पद्म लताओ लेक है वो फेमस है, पॉपुलर है, किस चीज़ के लिए, वाटर लिलीज के लिए। अब यहाँ पे बताना है कि जो हमारा वाटर लेक है तो यहाँ पे जो शब्द के लिए प्रयोग करना है, तो जो शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे कि गणेश मंदिर टेम्पल आल्सो इन द पार्क, जो पार्क है इज अ लेक कॉल्ड पद्म तालाब लेक, और पद्म तालाब लेक जो है वो पॉपुलर है अपनी वाटर लिलीज के लिए। तो यहाँ पे जो के लिए जैसे ही हम यूज करते हैं, तो देखो जैसे ही कोई भी लिविंग चीज़ होता है तो उसके लिए जब हम कभी भी यूज करते हैं तो वहाँ पे हम हु का यूज करते हैं। जैसे माय फ्रेंड इज अनुराग पाल हु इज अ स्टडी इन जवाहर नवोदय विद्यालय, तो हु इज यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्योंकि ये एक लिविंग चीज़ है, इसके लिए मैं हु का यूज करूँगा। लेकिन वही जब भी कोई चीज़ आता है जैसे कि वो नॉन लिविंग होता है तो उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। विच यानी विच मतलब कि जैसे हु में यहाँ पे होगा नहीं, हु मतलब कि किसी चीज़ से रिलेटेड होता है, और वाट भी नहीं होगा, तो विच जो होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, और हु जो होगा यहाँ पे हमारा होगा नहीं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हमारा देख सकते थे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। खैर ऑप्शन नंबर सी को मैंने गलत किया है, आप उसमें कन्फ्यूज ना होना। सो प्यारे बच्चों, ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सा चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आप देखो थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर 25 जाते हैं। ऑप्शन से पूछा गया चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो दिया है उसके बारे में आपको बताना है। खैर यहाँ पे देखो हमको जो सिमिलर मीनिंग है, यानी हर बार एंटोनिम सिनोनिम से भी एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे इंग्लिश में। तो एंटोनिम सिनोनिम से वगैरह पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया हम कैसे पढ़ें। खैर अभी इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन करके हमारे पास दिया गया as many as 1800 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड फेसेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब देखो, एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पे आप समझो, एक्सटिंक्शन मतलब सर्वाइवल के लिए, यानी इतने 1800 स्पीसीज ऐसी हैं पक्षियों का जो जिनके जीवन के पे खतरा है, यानी जो मर सकती हैं, जिनका डेथ हो सकता है, जो गायब हो सकती हैं, इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे दी गई। तो थोड़ी सी मैं आपको समझाऊँ। देखो एक्सटिंक्शन का मतलब यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताना है। डिसअपीयरेंस मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, मतलब जो चीज़ें एकदम गायब हो जाई हों, अचानक से थी अचानक से गायब हो जाए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि स्पीसीज फेस द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, यानी अपने सर्वाइवल का रिस्क फेस कर रही हैं, यानी उनके जीवन पे एक्सटेंशन रिस्क है, मतलब इतने सारी पक्षियों पे। तो यहाँ पे हमारा सर्वाइवल सही होगा, और इवापोरेशन मतलब तो होगा ही नहीं, और यहाँ पे डेथ मतलब कोई चीज़ अचानक से मर जाए, ऐसा भी नहीं बोला गया है। तो हमारा हो गया। यहाँ पे देखो अपोजिट वर्ड भी हमसे पूछ लिया गया है कि विच वर्ड इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द जेनरस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझो आप। अपोजिट मेरी यहाँ पे जेनरस लिखा गया। जेनरस का मतलब होता है रियल, यानी जो मतलब रियल हो, वास्तविक हो, उसका मतलब। अब यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा सा चीज़ है, आप समझो, मतलब जनरस मतलब दयालु भी होता है, रियल दयालु, इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो आपको बताना है, एक निगेटिव यहाँ पे मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे देखो लिबरल जो हो गया, सिंपैथिक जो हो गया, ये सभी जो वर्ड है ये आपके थोड़े पॉजिटिव वर्ड है। आप यहाँ पे जनरस में देखोगे तो लास्ट में ओ यू एस लिखा गया। ओ यू एस जिसके भी लास्ट में रहता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो जैसे भी नाउन, देखो मैं आपको बता दूँ, सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिबरल हो गया हमारा, बाउंटीफुल हो गया और सिंपैथिक हो गया, ये सभी जो वर्ड है, और ये हमारा स्टिंजी हो गया। यहाँ पे ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा और स्टिंजी हमारा सही हो जाएगा। खैर एक बार आप इसका थोड़ा गूगल पे चेक कर लेना, क्योंकि मे भी हो सके कि मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो सकता है। एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। बस मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में क्या होता है कि जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इन्हीं सभी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो जैसे ही पूछा जाएगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो सिर्फ इन्हीं सब का एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब मान लो नाउन का कोई एंटोनिम्स या सिनोनिम्स होगा तो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा तो एडजेक्टिव ही होगा, एडवर्ब का कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा तो एडवर्ब ही होगा, वर्ब का कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा तो वर्ब ही होगा। ये 4 टाइप के एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं। सो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह का कई लोग शॉर्टकट तरीका पूछ रहे थे तो उसको भी बता दिया। और यहाँ पे देखो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता रहा हूँ। वॉइस नोट कर लो, वॉइस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वॉइस से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम तय है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन पूछेगा, एंटोनिम सिनोनिम से आपके एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, एक एंटोनिम सिनोनिम से, एक वॉइस से, और ये 4 जो क्वेश्चन होगा आपका पैसेज से पूछेगा। यानी आपके जो टोटल क्वेश्चन है 2 और 4 और 4, यहाँ पे मैंने लगभग आपको 4 और 4 8 क्वेश्चंस बता दिए कि 8 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। एक पैसिव वॉइस से, एक इनडायरेक्ट स्पीच से, एक आपके एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, ये 4 क्वेश्चन हो गए और 4 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाएगा। ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे द टीचर हैज़ टॉट दिस लेसन, और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यही आपको बताना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, द टीचर हैज़ यहाँ पे देखो, हैज़ को जब चेंज किया जाता है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको आप जब चेंज करोगे तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हैज़ के जगह पे हमारा हैड यूज हो जाएगा और हैड बीन हो जाता है। आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय। बाकी 3 ऑप्शंस देखोगे ABC में, तो इसमें हैज़ का हैज़ ही है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हैड बीन हमारा दिया है तो हमारा सही हो जाएगा, द लेसन हैड बीन टॉट बाय द टीचर। तो ऐसे भी आप चाहो तो ऑप्शंस पे खेल सकते हो काफ़ी आसानी से, क्योंकि आपके शिवम भैया एक्सपीरियंस प्लेयर है तो इसीलिए आपको बताते रहता है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपका उसका शॉर्टकट तरीका नहीं मालूम होता, आप उसके पैटर्न को क्रैक नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपको समय ज़्यादा लग जाता है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको देखो, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस पे आप जरूर एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देखना। ऑप्शंस में कई बार आपको धोखा देने के लिए दिया गया रहता है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि भले ही मतलब ना ही जीवन में धोखा खाना है और ना ही एग्जाम में, किसी भी तरीक़ों से आपको धोखा नहीं खाना है। जो भी एग्जामिनर पूछना चाहता है उसको आपको बता करके आना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे हमसे पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शंस को फिल इन द ब्लैंक करना है। खैर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वगैरह काफ़ी आसान वो सिंपल होता है। द एक्टर्स लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज डॉट हर पास्ट वन। यहाँ पे एक्ट्रेस की बात की जा रही है, एक्टर की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हर यूज किया गया। और यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो लिखा गया है, द परफॉर्मेंस इज लिखा गया। इज के बाद से अगर द लगा रहता तब हम मोस्ट वाला यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट वाला नहीं यूज करेंगे, हमारा गड़बड़ हो जाएगा मोस्ट वाला। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बचा है 3। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जब भी कभी भी कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लास्ट में हम देन का यूज करते हैं कि आई एम टॉलर देन हर, आई एम ग्रेटर देन हिम, इस टाइप से करके आपने कोई ना कोई सेंटेंस कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब देन का जो यूज है वो सिर्फ बी और ए ऑप्शन में किया गया है, बाकी सी ऑप्शन भी हमारा 2 यूज किया गया है, तो गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन नंबर ए और बी में देखोगे तो एक में लिखा गया है कि हर पास्ट वन, द एक्टर लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज डॉट हर पास्ट वन, यानी उसके पिछले से अच्छा हुआ है उसका परफॉर्मेंस, तो मोर सुपीरियर देन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगेगा। यानी उसने पिछला बार जो परफॉर्मेंस किया था इस बार उससे अच्छा किया है, तो यहाँ पे मोर का जो यूज किया गया है यहाँ पे अच्छे के लिए यूज किया गया है कि उससे अच्छा यूज किया गया है। सिर्फ सुपीरियर का यूज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यानी सुपीरियर देन का। ये हो गया हमारा। अब हम आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे फिल इन द ब्लैंक वाला
बताई हैं आई डॉट 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 फॉर द स्विस डेलीगेशन टू द अराइव फॉर एन आवर। अब यहाँ पे ये टेंस से हमारा फिल इन द ब्लैंक पूछा गया, और यहाँ पे ये देखो टेंस वगैरह वाले में भी आप यहाँ पे देखोगे कि अराइव फॉर ओवर एन आवर, ये जो हमारा पूरा का पूरा कंडीशन दिया गया है ये पास्ट में दिया गया है कि 1 घंटे पहले से मैं बैठ करके और वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि फॉर का यूज किया गया, और आपको पता है कि सिंस और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, ये सिर्फ आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे आपके चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देख लो कि कंटिन्यूअस में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऐसे भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो ओवर एन आवर का यूज करके दिया गया है यानी ये पास्ट में दिया गया है। तो इस टाइप से भी आप बहुत ही आसानी से चाहो तो इसका आंसर गेस कर सकते हो कि पास्ट में जब हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर इस टाइप से सी सही होगा कि हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द स्विस डेलीगेशन टू अराइव ओवर एन आवर। अब यहाँ पे ओवर एन आवर को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप देखो इसे समझ जाओगे कि ये चीज़ें पास्ट में हुई थी, तो इसीलिए आप यहाँ पे हैव बीन यूज करोगे, न कि विल बी वेटिंग ऐसे करके यूज करके आ जाओगे। हैव बीन वेटिंग करके आप यहाँ पे आओगे, ये हमारा सही है। अब प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डॉट 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 मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, यानी यहाँ पे बोला गया है कि उसके पास जो कुछ रुपया बचा हुआ है थोड़ा सा वो उसको दवाओं पे भी खर्च करेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंक्रीट में इसको बोला जाता है, उसी से पूछे जाते हैं। मैं बोलूँगा कि आप क्या करो यूट्यूब पे जा करके एक बार पढ़ लेना 5-10 मिनट का वीडियो किसी का देख लेना 2x पे, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डॉट 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 मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, यानी उसके पास एक तो कम पैसे हैं। यहाँ पे इस पढ़ करके आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि बोला गया है एक तो उसके पास कम पैसे हैं और उसको उन्हीं पैसों में से दवाओं पे भी खर्च करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आल्सो यूज किया गया है ये एम्पैथाइज करने के लिए किया गया है कि डॉट 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 मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, इसीलिए आल्सो का यूज किया गया। तो यहाँ पे मच और मोर हमारा होगा नहीं, और लिटिल का यूज किया जाएगा, और लिटिल सी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, द लिटिल यूज नहीं किया जाता है, और लिटिल यूज किया जाता है या लिटिल बिट यूज किया जाता है। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो लिटिल यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन पूछा गया, OWS से हमारा क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आप एकदम नोट कर लो अपने नोट में कि एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। मैं तो बोलूँगा कि आप थोड़ा जो भी पॉपुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सभी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, कहीं से भी किसी भी वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर लेना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर क्लास 9 या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर क्लास 8, ऐसे सर्च करके 50-100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से चाहो तो आप एक बार यूट्यूब वगैरह पे भी किसी का वीडियो देख लोगे तो आपको उसमें से वो 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वन हु इज ऑल पावरफुल, ये आपको बताना है कि क्या बोलते हैं। यहाँ पे खैर प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं ऑप्शन नंबर डी गलती से लगा दिया हूँ। यहाँ पे देखो ओमनी पोटेंट होगा, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो ओमनी पेटेंट, मैं ही शक्तिशाली हूँ, तो यहाँ पे ओमनी पोटेंट उसको बोला जाता है, पोटेंशियल से पोटेंट। ये शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट स्पीच से भी आपका एक सवाल आ ही गया, मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच से एक सवाल आता है। आई आस्क्ड शीला वाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे, पेल मतलब यहाँ पे होता है वीक मतलब कमज़ोर। यहाँ पे आई आस्क्ड शीला, मैंने शीला से पूछा वाई आर यू लुकिंग सो पेल टुडे। अब यहाँ पे देखो आई आस्क्ड शीला, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा जो यूज किया गया ये पास्ट में यूज किया गया है, तो यहाँ पे सभी चीज़ें चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आप देखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई वाज आस्किंग कर दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे टुडे है तो आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट स्पीच में टुडे जो है वो डेड डे में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा टुडे भी टुडे ही वैसे ही कर दिया गया था, और ऑप्शन नंबर डी में भी आप देखोगे तो टुडे चेंज नहीं किया गया। तो इस टाइप से हमारे ऑप्शन दो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए और सी बस बचा हुआ है हमारे पास, और ऑप्शन नंबर ए और सी में से बस हम देख लेंगे कि कौन सा हमारा सही होगा। आई आस्क्ड टू शीला ऑप्शन नंबर 1 में आप देखो, और ऑप्शन नंबर सी में भी आई आस्क्ड शीला वाई सी वाज लुकिंग सो पेल दैट डे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी आप देखोगे कि आई आस्क्ड शीला वाई वाज सी। अब यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस देखो ए और सी में, एक जगह लिखा गया वाई वाज सी, एक जगह लिखा गया वाई सी वाज। अब यहाँ पे आप बताओ कि कौन सा करेक्ट होगा।
तो मैं आपको बता दूं ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से वाई के बाद से वाज लगाया जाता है। वाई वाज सी लुकिंग सो पेल टू द डेड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और आपके शिवम भैया ने आपको ये एकदम खतरनाक क्वेश्चन बता दिया, ताकि आप एग्जाम में कैसे कैसे सोचोगे, कैसे कैसे करोगे, ये सभी पैटर्न मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। बाकी तो मतलब मैं आपको सिर्फ आंसर बताना होता तो कैसे भी बता देता। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है हमसे बोला गया है कि ये पैसेज पढ़ करके और फिर आंसर देना है। और ये जो पैसेज होता है ये आपके बिल्कुल हिंदी की तरह ही 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एकदम फ्री में। आप समझ जाओ कि आपको फ्री में नंबर दिया जा रहा है 3 नंबर। आपको इसको 3 नंबर पढ़ लेना है और इसमें से बस कोई स्टोरी छोटा मोटा दिया रहता है और आंसर बता देना रहेगा एकदम हूबहू। अगर एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप एकदम ईजिली इसका आंसर बता ले जाओगे। और मैंने आपको जैसे हिंदी में बताया था वैसे ही इंग्लिश में भी आपको सबसे पहले आपको प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ना है कि इवर ब्लूम वाज द गिवन अ ब्रेवरी अवार्ड फॉर द सेविंग, इवर ब्लूम वाज द गिवन अ ब्रेवरी अवार्ड फॉर द सेविंग। इस टाइप से 1-2-3 बार आपको ऐसे पढ़ लेना है पैसेज को और फिर आपको बताना है। और वहाँ पे आप पैसेज में भी देखोगे तो अवार्ड फॉर सेविंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड, यहाँ पे 2 ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम द डॉरिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट ऐसे चाहो तो आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने पैसेज दे दिया, आप एक बार इसको जरूर पढ़ना और पढ़ करके आंसर निकालना, क्योंकि 2022। सो प्यारे बच्चों इस टाइप से आप चाहो तो इसको पढ़ करके आंसर दे सकते हो। अब यहाँ पे देखो वो कहाँ रहता था, इवर ब्लूम लिव्स इन। अब यहाँ पे देखो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे उसके विलेज का नाम लिखा गया है। खैर विलेज का नाम एक बार आप जरूर प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हमसे लिखा गया है कि इवर ब्लूम लिव्स इन अ सिटी ऑफ मेघालय, टाउन इन मेघालय, विलेज इन मेघालय। तो विलेज इन मेघालय हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में इवर ब्लूम रेस्क्यूड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कैसे रेस्क्यूड किया, मतलब कहाँ से किया, ये हमको बताना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे पैसेज पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि अवार्ड फॉर सेविंग ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉइंग इन सेपरेटेड इंसिडेंट्स लास्ट ईयर, यानी सेपरेटेड इंसिडेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब बस 1 साल पुराने की ही बात है, बस यही हमको बताया गया। और वो अपने 2 दोस्तों को अलग अलग इंसिडेंट्स पे अलग अलग इंसिडेंट्स मतलब अलग अलग ओकेजन्स पे बचाता है, बस यही हमको बताना है। अब यहाँ पे देखो आपको जो बताना है लास्ट ईयर, यहाँ पे ऑन द सेम डे लास्ट ईयर ये भी नहीं होगा हमारा। और यहाँ पे हमारा लास्ट ईयर ऑन मेनी ओकेजन्स ये भी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है और सी है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में जो लिखा है लास्ट 2 ईयर्स लिखा है, जबकि जो पूरी की पूरी घटना हुई थी वो लास्ट ईयर हुई थी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी और ए, सी और डी हमारी गलती हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑन 2 डिफरेंट डेज एट लास्ट ईयर, यानी 2 अलग अलग दिनों पे वो अपने 2 दोस्तों को बचाता है जो इवर ब्लूम होता है, और इसके लिए उसको अवार्ड मिलता है। बस यही सिंपल सा कहानी था और इसी से रिलेटेड अभी 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपने सही कर दिया। सो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, तो इसको आप कहोगे तो अगले वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि मैथ और साइंस के आपके पार्ट बचे हुए हैं। मैं चाहता तो इसी वीडियो में करा देता, लेकिन आपको पता ही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप बच्चे ज़्यादातर देखते भी नहीं है, बोरिंग फील हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको सेक्शन वाइज करके आराम से छोटे छोटे वीडियोस में हिलाएंगे, ताकि आप पूरा देखो, अच्छे से देखो एकदम बेहतरीन तरीके से। और आप जेएनबी पाठशाला पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद।